नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। इस कार्यक्रम में खबरें आपसे जुड़ी हुई, आपकी जेब, आपके खर्च, आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कुछ हो रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, अलग अलग सेक्टर्स से क्या खबरें आ रही हैं, खबरें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। न्यूज दैट यू कैन यूज। कोई लफाजी नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें जो आपसे जुड़ी हैं, आपके सरोकारों से जुड़ी हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी रह चुके हैं सिद्धार्थ जराबी, आज फिर से हमारे साथ हैं। आज मेरे संकट मोचक बनकर आए हैं। और सिद्धार्थ, आज जो हम खबरें जिन पर चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहली तो कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, 1.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है और लोगों के मन में भय तो है ही, और लोग भर्ती भी हो रहे हैं। सरकार इलाज करवा रही है, वहां तो मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं। 6 दिन के लिए जाओ 3 लाख रुपए तक का बिल आ रहा है। महीने के लिए आप भर्ती हो गए 16 लाख रुपए तक का बिल आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये प्राइवेट अस्पताल जो हैं, मुफ्त में इनको ज़मीन दे देती है सरकार, या बिल्कुल कम कीमत पर, कौड़ियों के दाम पर, ये मुफ्त इलाज क्यों नहीं कर सकते? इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अब बैंकों की दरकार ये है कि भैया हमें कम से कम 1.5 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, अलग अलग रिसर्च एजेंसीज की खबर है। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, डिफॉल्ट बहुत हो रहा है, क्रेडिट लाइंस आपकी ड्राई अप कर रही हैं, तो बैंक कह रहे हैं कि भैया थोड़ा पैसा दो, रिकैपिटलाइज। ये नहीं कि रिपो रिवर्स रिपो में आप खेल करते रहो और कहो कि जी बहुत तरलता आ गई हमारी अर्थव्यवस्था में, और सरकार के पास दिक्कत है अभी पैसे की, ये बात भी समझ लीजिए। इसीलिए 4G, आप फोन इस्तेमाल करते हैं ना, 3G होगा, कई इलाकों में अभी भी 2G चल रहा है, लेकिन अब 4G का जमाना है। तो 4G स्पेक्ट्रम सेल को फास्ट ट्रैक करने का मन बना रही है सरकार। इसके चलते सरकार के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए तक आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर हो जाएगी। उधर इसकी फ्लिप साइड भी मैं एक बता दूं, जो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराते हैं और वो आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज दरें इतनी काट दी हैं RBI ने, उसके चलते बैंक भी आपकी सेविंग डिपॉजिट में भी कम आपको ब्याज दर दे रहा है। और फिक्स डिपॉजिट जो कभी 9% तक आपको मिला करता था ब्याज, अब SBI जो सबसे बड़ा बैंक है भारत में, 17 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं ब्याज दरें, 5.1%। 1 साल का फिक्स डिपॉजिट आप अगर कराते हैं। उधर हम किसानों की बात करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में टिड्डी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने तैयारियां क्यों नहीं की? और ये टिड्डी दल का हमला कोरोना संकट काल से, संक्रमण काल से पहले ही शुरू हो गया था, हम जागे क्यों नहीं? उधर फसल बीमा को लेकर बहुत से राज्य तो पहले ही बाहर निकल गए कि नहीं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, किसान को मिलता कुछ नहीं, प्राइवेट कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा जाती हैं, किसानों को नहीं मिलता। अब 2 राज्य और इससे बाहर निकल रहे। और अगर आप अब मॉल में जाएंगे, अभी खुले नहीं हैं लेकिन खुलेंगे, तो आप बड़े बड़े जो ये रेस्टोरेंट्स वहाँ पर दिखते हैं या मैकडॉनल्ड टाइप के आउटलेट्स आपको दिखते हैं, वो शायद अब दिखने बंद हो जाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं मॉल में इन्हें खोलकर अब कोई फ़ायदा नहीं। इससे बढ़िया स्टैंड अलोन अकेले ही कहीं बाज़ार में अपना आउटलेट खोल लेंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है। और FMCG में बहुत तेज़ी से रफ्तार हो रही है। FMCG की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 75% बढ़ गई, लेकिन MSME, और कल हमने सिद्धार्थ, आपको ध्यान होगा, सोनीपत के इंडस्ट्रियल हब की बात की थी, वहाँ पर अभी भी 20% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अब एक और खबर आ रही है पुणे की तरफ से, हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो 10 से 15% ही वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकारों से कि प्राइवेट अस्पताल मुफ्त इलाज क्यों नहीं कर सकते। ये वाजिब सवाल है सिद्धार्थ।
देखिए, सवाल मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है, क्योंकि मैं इसका एक प्रकार से चर्चा के नाते ये कहूंगा कि क्यों कोरोना ही सिर्फ मुफ्त इलाज के कैटेगरी में पड़ती है। क्या डायबिटीज, क्या कैंसर, क्या हार्ट की बीमारी, क्या डेंगू की बीमारी, क्या इतनी सारी जो बीमारियां आती हैं देश में, वो जिससे लोग ग्रस्त होते हैं, क्या वो फ्री इलाज नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो विचार है ऑफ फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये एडवांस्ड इकोनॉमीज से लिया गया है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया एक एग्जाम्पल है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस बहुत बड़ी है, यूएस में है, जहां पे तरह तरह के मॉडल्स के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ केयर दिया जाता है। आप जानते हैं इंडिया में एक साधारण व्यक्ति के लिए दो ही ऑप्शन है। एक है इंश्योरेंस लेना, जो काफी महंगी होती है, और वो इंश्योरेंस बाय द वे ओपीडी चार्जेस को कवर नहीं करती है। हाँ, यानी और उसको छोड़ के सरकारी संस्थाएं, फौज, रेलवेज, इनका अपना एक हेल्थ केयर का सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है, स्टेट्स के लिए सिमिलर सर्विसेज हैं, डिफेंस फोर्सेस की अपनी एक आर्म है और रेलवेज की अपनी आर्म है। इसको छोड़ के, यानी अगर आप देखें सारा मिला के गवर्नमेंट सेक्टर जो है पूरा, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स पे डिफेंस और रेलवेज को मिला के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मुश्किल से 5 करोड़ और उनके डिपेंडेंट लोगों के पास ऐसी प्लान्ड, सुनियोजित, जिसे हम कहते हैं कैटेगराइज्ड हेल्थ केयर एक्सेस है, जिसमें मोस्ट ऑफ द चार्जेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर और द ऑर्गेनाइजेशन। लगभग 90% भारतवर्ष का ऐसा है जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है, जिसके पास किसी भी प्रकार की कवरेज नहीं है, नॉट इवन इंश्योरेंस कवरेज। अगर है भी इंश्योरेंस कवरेज, इट इज नॉट इनफ। साधारणतया, और ये कुछ समय पहले का डेटा मेरे पास है कि 5 लाख तक की जो मेडिकल इंश्योरेंस है, ऐसी सब पूरी जो मेडिकल इंश्योरेंस लोगों ने अपने बलबूते पे खरीदी है, तो वो 5 लाख तक मैक्सिमम होती है। आपने अपने कार्यालय में, और हम सब ने अपने कार्यालयों में, ऑफिसेज में भी देखा है कि इतना ही एक लेवल है। सो हेडलाइन बेसिकली ये है कि कोरोना में मेरे हिसाब से ऐसी क्या विशेष बात है कि कोरोना को लेके नहीं, पर यहां पर एक और खबर जो है ना सिद्धार्थ, कि देखिए आप 6 दिन के लिए कोरोना के चलते भर्ती हुए अस्पताल में, निजी अस्पतालों की ये बात है, तो 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महीने भर के लिए अगर जो आपको क्वारंटीन वहां कर दिया गया, आप वहां पर इलाज करवा रहे हैं, 16-16 लाख रुपए तक के बिल आ रहे हैं। अब 25% लोगों को, या बीपीएल जो लोग हैं, उनका इलाज आप मुफ्त करते हैं, पर ये तो स्टैगरिंग अमाउंट है ना, और मुफ्त में जमीन मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, आप ये जरूर कह सकते हैं कि महामारी के समय में, पेंडेमिक के समय में, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया गया है, और उस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं जो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, उनका बचाव हो सके, तो उसकी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में शायद आप ऐसा एक डायरेक्टिव निकाल भी सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ये डायरेक्टिव इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, क्योंकि ये खुद जो प्राइवेट अस्पताल है, जमीन सस्ती मिली है, बट उसके ऊपर जो उनके ढांचे बनते हैं, जो खर्चे हैं, वो काफी महंगे खर्चे होते हैं। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि या तो उनको सब्सिडी दी जाए। आपको ध्यान में होगा संदीप जी, जो एक डिबेट हुआ था कि जो टेस्ट हैं कोविड के लिए, इसके लिए भी माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि शायद, जहां तक मेरी मेमोरी है, कि ये फ्री में क्यों नहीं हो पा। हाँ, कहा। अच्छा, आपको ध्यान में होगा, और मुझे ये मेरे लिए एक बड़ी रोचक घटना थी। मैंने यूएस में, वहां में हाउस का डिबेट देखा, जहां पे ये चर्चा हो रही थी 2 महीने पहले, 2.25 महीने पहले, कि वहां पे सारे अमेरिकन को टेस्ट दिए जाएंगे कि नहीं। तो एक वहां के जो सांसद इक्विवेलेंट हैं, उन्होंने उठ के उस जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनको घेरा उस चर्चा में, और ये उनसे कमिट करवाया फ्लोर पे कि सारे अमेरिकन को फ्री टेस्टिंग दिलवाई जाएगी। ये वहां की डेमोक्रेसी की और वहां की आर्थिक शक्ति की एक सिंबल है। कई बार हम
कई लोग हमारे देश में अभी भी हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी है, अमेरिका ने क्या किया। तो ये सच्चाई है अमेरिका की, वहां बिल्कुल। के पूंजीवाद की, और वहां के डेमोक्रेसी का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल मेरे सामने आया जब मैंने ये देखा कि विद इन अ डिबेट ऑफ 5 मिनट्स, और वो क्लिप इंटरनेट पे जरूर अवेलेबल होगा, 5 मिनट में इतना जबरदस्त प्रहार किया वहां के एक सेनेटर ने, और वहां पे सरकार को तुरंत सामने खड़े होके बोलना पड़ा कि जी हम सबके लिए ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और बाय द वे जिसने बोला वो मंत्री नहीं था, आई करेक्ट माय मेमोरी, वो जो वहां की जो संस्था है, जो आप समझ लीजिए हमारे यहाँ के जो आईसीएमआर का इक्विवेलेंट टाइप की संस्था है, उसने कमिट कर दिया उस ओपन हियरिंग में। और देखिए वहां पर अब मुफ्त टेस्टिंग होगी, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट, एक मिनट सुनिएगा, मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट ऑन दिस सिद्धार्थ। सुप्रीम कोर्ट की भाई अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में फ्री इलाज क्यों नहीं होता, इस पर सरकार से सवाल पूछ लेती है। पटिशन की है ये सचिन जैन, खुद एक वकील हैं, उन्होंने ये याचिका दाखिल की। लेकिन मजदूरों की बात, जो मजदूर 2 महीने से तड़प रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, रेल के नीचे आकर कट रहे हैं। कल प्लेटफॉर्म की मैंने अपने कार्यक्रम में तस्वीरें दिखाई, मुजफ्फरपुर में मां दम तोड़ रही है, 2.5 साल का बच्चा मर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाएं एंटरटेन करने से मना कर दिया। और सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान कब जाकर लिया, जब 20 बड़े वकीलों ने कहा कि भैया कर क्या रहे हो आप, रिटायर्ड जजेस ने कहा, तब संज्ञान लिया जाता है। मजदूरों को लेकर अभी भी यहां चुप्पी साधी हुई है। अभी हम प्राइवेट अस्पताल में कौन जाता है, बड़े लोग ही जाते हैं जिनके पास संसाधन है। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो कभी प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाएगा ही नहीं, वो सरकारी अस्पताल में लाइन में लगा रहेगा। जी संदीप जी, जो हमारे देशवासियों जो अलग अलग शहरों में काम करने के लिए अपने गांव देहात को छोड़ के आते हैं, उनके साथ इस सारे घटनाक्रम में जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र ने ट्रीटमेंट की है, मैं मानता हूं इसमें बहुत कमियां हैं। और आपने ये भी देखा होगा, और हमारे सब दर्शकों को ये ध्यान में होगा कि रेलवे की टिकट्स पे भी बहुत बड़ी एक चर्चा हुई थी कि वो फ्री हो कि ना हो। हाँ। मेरा ये मानना है कि ऐसी जो पीआईएल है, इसके पीछे जिस कारण भी उन्होंने लगाई है, हमें प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज को गवर्नमेंट सेक्टर की एंटिटीज फोर्सिबली नहीं बनाना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ये जरूर हो सकता है कि ये कहा जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके खर्चे की भरपाई में सब्सिडी दी जाए। आपको ध्यान होगा कि सीजीएचएस के पेशेंट भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहां पे उनकी स्लैब रेट्स तय हैं कि इतने में उनका इलाज होगा। ऐसी व्यवस्थाएं आप सरकारी तंत्र में कर सकते हैं। और एक चीज और ये ध्यान में हमें लेनी होगी, सबसे ज्यादा खर्चा कोविड के इलाज का आता है जब पेशेंट एक आईसीयू के वातावरण में जाता है। उसके लिए सेपरेट ऑक्सीजन की एक व्यवस्था होती है वहां पे, बल्कि कहा जाता है कि जो हवा भी है वो भी एक प्रकार से उसको आइसोलेट करके रखना पड़ता है ताकि इंफेक्शन स्प्रेड ना हो। ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें कॉस्ट करती हैं, ये फ्री में कहीं से बन के नहीं आती हैं, सरकार को भी खर्चा देना पड़ता है। और मैं इसलिए मानता हूं कि फ्री प्राइवेट सेक्टर को फ्री अस्पताल ट्रीटमेंट के बदले याचिका और चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि क्या सरकार को अपने बजट में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन टेस्टिंग में डाइवर्ट करना मैं चाहिए। सिर्फ इलाज की बात नहीं कर रहा था सिद्धार्थ, मैं ये कह रहा था कि जो मजदूर तड़प रहे हैं, अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, उनके सीधे खातों में पैसे नहीं जा रहे, उनकी बात नहीं हो रही। मनरेगा में 40,000 करोड़ कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उनकी व्यथा को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जा रहा। मैं इलाज की बात नहीं कर रहा था। देखिए, उनकी व्यथा के बारे में संदीप जी ये पीछे भी हमने चर्चा की है, और मैं ये मानता हूं कि सरकार ने केंद्र और स्टेट लेवल पे इस पे बहुत सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए। ये एक ब्लॉट रहेगा हमारी नेशनल कॉन्शियंस पे कि हमने इतने लाखों लोगों को पैदल चलने दिया, हमने उनको रोका नहीं, हमने उनके लिए बसें नहीं लगाई, और हम इस चक्कर में पड़े रहे कि जी आदेश ये है कि उन्होंने नहीं हिलना है तो वो नहीं हिलेंगे।
ऐसा संभव नहीं और है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा रहा। एक बड़ी और खबर और आ रही है सिद्धार्थ, जी बड़ी जी खबर यह है, देखिए तरलता की हमने बात की, आपने तफसील से दर्शकों को कई मर्तबा समझाया है कि भाई कैसे रिवर्स रिपो सीआरआर, उसके चलते अब लिक्विडिटी काफ़ी आ गई है। लेकिन ये रेटिंग एजेंसीज और ब्रोकरेजेस जो हैं, इसमें फिच सबसे पहले नाम आ रहा है, इनका मानना यह है कि भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है, इसे 1.5 लाख करोड़ से लेकर 4.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ सकती है आने वाले 2 सालों में कैपिटल इन्फ्यूजन की, क्योंकि बैड लोन्स बहुत होंगे, क्रेडिट लाइंस इनकी ड्राई अप कर रही है। तो कहां तो हम तरलता की बात कर रहे हैं, कहां यहां बैंकों को अभी और रिकैपिटलाइज करने की भी मांग उठने लगी है। बिल्कुल जी, पिछले 6 वर्षों में भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार इन बैंक्स की ओनर है और आरबीआई इनका रेगुलेटर और सुपरवाइजर है, कई लाख करोड़ रुपया, एकदम से मैं वो आंकड़ा जोड़ के आपको बता नहीं पा रहा हूं, बट बहुत बड़ा आंकड़ा है जो पैसा ऑलरेडी कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है इन बैंक्स में, ताकि उनकी जो स्पेसिफाइड रेशोज हैं, डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशो, ये सब मेंटेन हो पाए। अब इसमें समस्या ये है कि कोरोना के बाद बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग में बैंकरप्सी और डिफॉल्ट का एक वातावरण बनेगा, और बहुत सारे उद्योगपतियों से पिछले दिनों में जो भी चर्चा हुई है और जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस एक एग्जाम्पल है, तो 80% माना जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो शायद वापस कभी खुल नहीं पाएंगे। बहुत सारे होटल्स के बारे में ये कहा जा रहा है, सिनेमा हॉल्स को लेके बहुत सारी चिंताएं हैं लोगों की, और जो उनके कर्जे हैं, जो उन्होंने कर्जे लिए होते हैं अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, हालांकि मॉरेटोरियम का एक पीरियड दिया गया है। तो अगर आपने शरीर में कहीं ना कहीं अगर खून बह रहा है तो उस खून को रोकने का इमरजेंसी बैंडेज लगाई है, तो आपको इलाज भी साथ में करना पड़ता है, सर्जरी प्रॉपर करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूं कि अभी सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है, और इसीलिए ग्रोथ रिवाइव होना अति आवश्यक है। नहीं तो इन बैंक्स को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जिन उद्योगों को कर्जा दिया है इन बैंक्स ने, वो उद्योग, छोटे बड़े उद्योग, वो कर्जा वापस नहीं लौटा पाएंगे जब तक। बिल्कुल। और जो आपने मॉल्स का भी, रेस्टोरेंट्स का भी जिक्र कर दिया, उनसे जुड़ी भी खबरें हैं, लेकिन अभी क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था की बात हो रही है, एक तरफ तो ब्याज दरें घटाई जा रही हैं तरलता बढ़ाने के लिए, तो उसमें अब बैंक अगर ब्याज दरें घट रही हैं तो मैं सेविंग्स में अगर अकाउंट में पैसे डालता हूं मुझे कम ब्याज मिलेगा। एफडी मेरे लिए एक सेफ हेवन होता था कि भाई एफडी में पैसे डाल दो, 8-9% ब्याज मिल जाएगा, 9% तक भी ब्याज मिला करता था सिद्धार्थ। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर यह है कि एसबीआई जो सबसे बड़ा बैंक है, पीएसबी बैंक है, सबसे बड़ा है, पर और नॉर्मली एसबीआई जो रेट तय करता है बाकी बैंक्स भी उसे फॉलो करते हैं। एसबीआई 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर अब 5.1%, 17 साल में सबसे कम ब्याज दर दे रहा है। बाकी बैंक एचडीएफसी है वो 5.6, आईसीआईसीआई 5.55, एक्सिस 5.8 ये दे रहे हैं, लेकिन ये भी कम कर देंगे। तो मतलब एक आम आदमी को जो लगता था कि अरे ब्याज कहीं कमाएंगे, सेफ बेट है, फिक्स डिपॉजिट कर दो, वहां भी अब हमें ब्याज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक और खबर पे ध्यान देना चाहिए। कल शाम को भारत सरकार वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने एक साझा अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड थी, जिसपे 8% का इंटरेस्ट रेट कूपन मिलता था, उसको आज शाम को बंद कर दिया जाएगा, आज शाम से। और ये जो 8% की बॉन्ड थी, ये 2003 में इशू हुई थी। 2018 जनवरी में इसका 8% कूपन रेट 7.25% कर दिया गया था। आज शाम से वो 7.25% की भी ऑप्शन जो थी, जो एक 7 साल की अवधि की ये बॉन्ड होती थी, जिसमें आपको रिस्क फ्री मिलता था बट टैक्सेबल था उसमें आपका गेन, ये भी बंद कर दी गई है। इसका संकेत, और ये बाय द वे, ये जो बॉन्ड थी बहुत बड़ी मात्रा में
जो व्यक्ति 60 की उम्र पहुंचता था अपने रिटायरमेंट फंड्स उठा के इसमें डालता था काफी हद तक, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी रहती है, श्योरिटी रहती है, आपका प्रिंसिपल बचा रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो इसको भी बंद कर दिया गया है। 2018 में इसको बंद नहीं किया गया था, उसके बदले एक रिप्लेसमेंट लोअर रेट पे कूपन लाया गया था। ये संकेत ये दे रहा है कि क्योंकि हमने जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया है, तो जो बैंक्स जिस रेट पे लोगों को सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स की रेट देते हैं, ये वो उसी रेट पे दे नहीं पाएंगे। और आपको ये देखना होगा आपने, क्योंकि 2017 वर्ष पहले की बात की है, तो 2003-4 की जो एक अवधि थी जहां एक बहुत बड़ी हाई ग्रोथ का एक पीरियड अपने कंट्री के लिए बना था, तो हमें ध्यान होगा कि उस टाइम जीडीपी की ग्रोथ भी लगभग 9% तक जा रही थी। और 2008 तक, उससे पहले जो 10 वर्ष थे 1998-99 से 2008-9 तक, जब तक वो वैश्विक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2008-9 में, वो 10 ईयर पीरियड जो था एक गोल्डन पीरियड था सेविंग्स के लिए, सबसे हाई इंटरेस्ट रेट्स मिलती थी। अब वो सिनेरियो मुझे नहीं दिखता है कि कुछ वर्ष तक वापस आने वाला है। अब जो आपने रेस्टोरेंट और मॉल्स की जिक्र किया, अब उसमें देखिए खबर आई है, इंडियन ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, बिग रेस्टोरेंट्स में वॉक आउट ऑफ मॉल्स टू हाई स्ट्रीट्स। अब इसके पीछे मतलब वो ये कह रहे हैं कि मॉल्स में क्यों खोलें, एक तो मॉल्स खुल नहीं रहे, ऊपर से अब वहाँ खुलेंगे भी तो उतने फुटफॉल नहीं आने वाले हैं। इससे बेहतर है कि स्टैंड अलोन, कि भाई किसी मार्केट में आप अपना आउटलेट खोल लें। तो अब आगे से मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट तो शायद खड़ी मिल जाए, लेकिन जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स थे या फूड चेन्स थी, उनके जो आउटलेट्स थे वो अब शायद ना दिखे। सिद्धार्थ, देखिए ये डिसीजन हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट्स का, क्योंकि मॉल्स के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, और अब जो आपने सिनेरियो समझाया कि कस्टमर ही कम आएंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, तो इतने हाई रेंट्स पे ऑपरेट करना जस्टिफाइबल नहीं होगा। मैं और बीच में एक बात और रोक रहा हूँ, 3 दिन पहले की खबर ये भी थी कि मॉल्स और जो वहाँ पर रिटेलर्स हैं, जिनकी दुकानें हैं, अब उनके बीच भी बातचीत भी चल रही है, संघर्ष भी हो रहा है कि भाई आप फिक्स्ड एक रेंट लिया करते थे कि आपकी दुकान है, आपका आउटलेट है, इतना मॉल वालों को आप रेंट देंगे। अब वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जाना चाह रहे हैं कि भाई जितनी हमारी कमाई होगी उसका एक हिस्सा आप रेंट के तौर पर ले लो, पर मॉल्स वाले उसके लिए तैयार नहीं है। ये भी जद्दोजहद चल रही है। बिल्कुल। और देखिए इस सारे के पीछे हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। जब भारत सरकार ने स्वयं 2012-13 से लैंड के प्राइसेस को इतना हाई कर दिया, तो ये निश्चित है, इट इज अ रूल ऑफ नेचर वर्चुअली, कि जो एंड रेंटल होगा वो भी बड़ा हाई होगा। आप अगर सरकार स्वयं जमीन को लेके इतनी हाई रेट्स जो तय की गई, आपको याद होगा बड़ा एक पॉलिटिकली सेंसिटिव बिल लाया गया था, जिसके पीछे राहुल गांधी जी ने उस टाइम पे बहुत उस पे फोकस किया था। उसके नतीजे में आज 8-9-10 वर्ष के बाद हम ये स्थिति देख रहे हैं कि एंड यूजर रेंटल्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इतने हाई हैं। यही प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल रेजिडेंशियल हाउसिंग में भी हुआ। हाई स्ट्रीट की दुकानें हो सकता है कम हो रेंटल के कंपैरिजन में, और शायद उसके कारण ये एक मूव जनरेट हो रही हो। बट लार्जर जो आपने इशू इस खबर को उठा के ये जताया है कि कई सेक्टर्स में अब हमारे कॉस्ट बेसिस जो हैं वो फंडामेंटल मॉडल्स आर नो लॉन्गर वैलिड। कमर्शियल रियल एस्टेट इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। बहुत महंगे और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए और आज उनकी वायबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर कंपनीज लोगों को कह रही हैं यू वर्क फ्रॉम होम, तो बड़े बड़े जो ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स बने थे और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के साथ आपने देखा होगा सट के रेस्टोरेंट बने, उन रेस्टोरेंट्स के साथ सट के एक शॉपिंग का वो मॉल बन गया, एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया। ये मॉडल्स पे अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप मुंबई से वाकिफ हैं सिद्धार्थ,
और हम एक ही कंपनी में काम करते थे, और लोअर परेल में आप देखिए वहाँ पर तो मिल हुआ करते थे, उन मिल्स को सब बदल कर वो कमर्शियल स्पेस हो गई, बड़े बड़े ऑफिसेस बन गए, और साथ ही साथ वहाँ पर मॉल्स बन गए, फीनिक्स, और आप वहाँ चले जाइए हाई एंड रेस्टोरेंट्स थे, उनसे भी जुड़ी एक खबर है। ये जो हाई डाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, अब उनकी दुकान तो बंद हो गई जी, रेस्टोरेंट में कोई जा नहीं रहा, तो यहाँ पर वो द टेबल हो, मास्क हो, बॉम्बे कैंटीन, आप भी गए होंगे, आप भी फूडी हैं, मैं भी फूडी हूँ, खाना बड़ा बेहतरीन था। अब उनकी दुकान नहीं चल रही, वो कह रहे हैं भैया आपको फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस घर पर ही दे देंगे, घर पर ही हमारे लोग आ जाएंगे और वो पूरा एक्सपीरियंस आपको देंगे। आलम ये हो गया है। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो इनोवेशन है रेस्टोरेंट बिजनेस में, ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। और वीर सांघवी ने अभी इस पे एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने सबसे बड़े फूडी तो वो हैं। हाँ, और उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म किया होटल चेन्स का, रेस्टोरेंट्स का खासकर, कि आप इनोवेट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका में और बाकी स्थानों पे जहां पे रेस्टोरेंट चेन्स ने डिलीवरी एट होम के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा आग्रह दिया कि ठीक है आप हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, बट हाँ आपको उसी स्टैंडर्ड का खाना पका के घर पे पहुंचाएंगे। और अब एक देखिए, ये शायद 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बोलना या सोचना असंभव था। बिल्कुल। पिछले 5 वर्ष में इंडिया में आपने देखा होगा जो फूड डिलीवरी की बिजनेस अब शुरू हुई है, जिसे बेसिकली फूड कुरियर और पार्सल करने की जो एक व्यवस्था बनी है, वो इसको इनेबल करेगी। और क्योंकि आपने मुंबई का जिक्र किया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में बाकी देशों के कंपैरिजन में भी बहुत वर्ष पहले, कई दशकों से फूड डिलीवरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, और वो मुंबई के डब्बे वाले थे, जो आज भी मुंबई में लाखों करोड़ों लोगों को खाने की व्यवस्था देते हैं। वो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। तो शायद रेस्टोरेंट वालों को ये सीखना चाहिए कि अगर लोगों के घर से डब्बों में खाना जा सकता है, तो उनके रेस्टोरेंट से भी फाइन डाइनिंग का खाना लोगों के पास पहुंच सकता है। नहीं, बड़ा वो स्नूटी हाई क्लास कॉन्सेप्ट बना रखा था ना, कि वहां जाकर ही आप वो मज़ा, वो स्वाद, वो जायका ले पाएंगे, वो एम्बियंस को फील कर पाएंगे। तो अब वो बदलना पड़ेगा। अब तेज़ी से 2-3 खबरें और अहम खबरें हैं, फार्म सेक्टर की भी बात कर लें। ये टिड्डी दल का जो हमला है जी, वो भयंकर रूप लेता जा रहा है सिद्धार्थ, जी, और ये जी, कोरोना काल से पहले ही टिड्डी दल दस्तक दे चुका था। जी, राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ पंजाब, अबोहर, फाजिलका, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये इन इलाकों में, और हमने खबरें भी चलाई थी। लेकिन अब ये 15 ज़िलों में पहुंच गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ख़तरा ये भी था दिल्ली की तरफ आ सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, हवा ने रुख नहीं बदला है तो दिल्ली पर अटैक तो नहीं होगा, लेकिन अटैक हो रहा है। और एक और जुड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी बड़ी ताल ठोकी जाती है कि किसानों के फायदे के लिए है। अब इसमें से बिहार, आंध्रा, पश्चिम बंगाल, पंजाब पहले ही निकल चुके थे। राजस्थान, महाराष्ट्र सोच रहे हैं इसे जारी रखें नहीं रखें। तेलंगाना, झारखंड, अभी आज की खबर है, वो निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए प्रीमियम ज़्यादा आपको भरना पड़ता है, किसानों को मिलता कम है, इसमें फ़ायदा होता है तो निजी बीमा कंपनियों का ही। आप कैसे इसको एनालाइज करें? देखिए, जो टिड्डी लोकस्ट की आपने एक और थ्रेड जो है, इसके विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये भी बाहर से इंपोर्टेड समस्या है। कोरोना वायरस वुहान से आया है, और टिड्डी जो ये एक लोकस्ट के स्वार्म्स हैं, ये ओमान से आए हैं। तो एक तरफ वुहान, दूसरी तरफ ओमान। और ओमान से क्यों आए हैं? क्योंकि 2018 में अफ्रीका में और गल्फ में काफी अकस्मात बारिश हुई, और उस बारिश के कारण वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऐसे बने कि ये लोकस बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होना शुरू हुए, और चलते चलते ये एक बहुत बड़ी थ्रेट होके इस बार यहाँ आए हैं। आपने सही कहा कि हवा का रुख उनको इंडिया की तरफ लेके आ रहा है। हवा का रुख अगर थोड़ा और किसी तरफ मुड़ जाता तो शायद हम इससे बच पाते। कई स्तर पे इससे लड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को शायद ये भी जानकारी होगी कि फायर इंजन से पेस्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है। नहीं, इसमें मैं एक चीज रोकूंगा आपको सिद्धार्थ। देखिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, वहां पर प्लेन्स हैं। देखिए, एरियल जो स्प्रे है, हवाई स्प्रे, इसका सबसे माकूल निवारण है, हल है। पर ये प्लेन्स पड़े रह जाते हैं। मेरे बहुत जानने वाले हैं, किसान हैं, वो पंजाब में हो, राजस्थान में हो,
यहाँ पर बात बात पर मुख्यमंत्री अपने चार्टर्ड प्लेन से निकल जाते हैं। जी जी 200 करोड़ के प्लेन्स में वो घूमते हैं, लेकिन जो प्लेन जिनसे एरियल स्प्रे हो सकता है, हवाई स्प्रे हो सकता है, वो कभी यूज में लाए नहीं जाते। संदीप जी, केवल टिड्डियों को लेके नहीं, आप उत्तराखंड में या बाकी जगह पे जब जंगल में ग्रीष्म काल में जब आग लगती है तो आपने बाकी कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज से देखा होगा, पानी उठा के हेलीकॉप्टर्स उन पे गिराते हैं, उनको बुझाया जाता है। अपने देश में ये एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके पीछे व्यवस्था की कमी है, रूल्स की कमी है, और मैं इसमें निश्चित मानता हूं कि ऐसे जटिल रूल्स होंगे, मुझे इस विषय पे जानकारी नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि इतने जटिल रूल्स होंगे कि ये जो क्रॉप डस्टर फ्लाइट्स हैं, बेसिकली क्रॉप डस्टिंग, पेस्टिसाइड डस्टिंग जो की जाती है, इनको लेके इतने रूल्स होंगे, या उन प्लेन्स के पास स्पेयर पार्ट नहीं होंगे, स्पेयर पार्ट होंगे तो पायलट अभी नहीं होंगे। भाई इतनी समस्याएं हैं कि होते हुए भी सामान इस्तेमाल कई बारी हमारे कंट्री में नहीं होता। आपको ध्यान में होगा कि दिल्ली में ही बड़े बड़े अस्पताल में एक स्टोरी आई थी कि अस्पताल बनने के 4 साल तक भी कैट स्कैन वाली मशीन को ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि उस अस्पताल को ने कैट स्कैन का ऑपरेटर ही हायर नहीं किया, टेक्नीशियन नहीं हायर किया। तो ऐसे उदाहरण तो हमारे देश में दर्जनों में मिले। अब एक और अहम खबर, एक इंटरव्यू दिया है मुख्य आर्थिक सलाहकार, आपके मित्र हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वो क्या कहते हैं, हेडलाइन क्या दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रोथ। मतलब विकास के, ग्रोथ के बारे में एक जबरदस्त अभी संशय है, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। और फिर आगे कहते हैं, आफ्टर स्पेनिश फ्लू रिकवरी वॉज वी शेप्ड, कि स्पेनिश फ्लू हुआ, वैश्विक महामारी थी, 10% जनसंख्या को प्रभावित किया, तब भी गोता खाया अर्थव्यवस्था ने और एकदम ऐसे रिकवर कर गई। तो वो इशारा कर रहे हैं कि अभी हम गोता खा रहे हैं, इस बार तो 1%, 1% जनसंख्या पर ही असर पड़ा है, तो वी शेप्ड रिकवरी हो सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मान रहे हैं सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रोथ है। देखिए, सीए साहब ने स्पेनिश फ्लू से इस पैंडेमिक का कंपैरिजन क्यों किया, और कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे इसके पीछे रीजन भी नहीं समझ आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, बिकॉज स्पेनिश फ्लू किस इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हुआ था और अभी में कोई कंपैरिजन नहीं है। भारतवर्ष ही जो 20 वर्ष पहले का भारतवर्ष था, वो आज वो भारतवर्ष नहीं रहा। तो ये कंपैरिजन मेरे हिसाब से अनावश्यक है और टेक्निकली भी इनकरेक्ट कंपैरिजन है। दूसरी बात, जो आपने जिस तरफ संकेत किया वी शेप्ड रिकवरी, तो मैं इस विषय में केवल इतना कहूंगा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेगेटिव ग्रोथ की बात करता है, और 24 घंटे पहले एक कंपाइलेशन मैंने देखी थी, और अलग अलग लोगों ने, जो संस्थाओं ने ग्रोथ एस्टिमेट दिया है, मैं जस्ट एक आपको अपने दर्शकों को वो ग्रोथ एस्टिमेट दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार के वो कम ग्रोथ एस्टिमेट सारे नेगेटिव टेरिटरी में हैं। आप ये देखिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, रिजर्व बैंक की बात करने का जो कॉन्टेक्स्ट हम दे रहे थे, नोमुरा ने -5.2% बोला है, गोल्डमैन सैक्स ने -5% बोला है, क्रिसिल रेटिंग्स ने -5 बोला है, फिच रेटिंग्स ने -5 बोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने -4.7 बोला है, सिटी बैंक ने -3.5, एचएसबीसी -3, मूडीज ने 0 और बार्कलेज ने 0। इसमें और भी नाम जुड़ते हैं। बर्नस्टीन ने -7 बोला है, -7 बोला है, और बर्नस्टीन सबसे पहले था शायद इस प्रकार का एस्टिमेट देने के लिए। मुझे लगता है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, क्योंकि वो आर्थिक सलाहकार हैं और सलाहकार अपना धर्म निभाते हुए ये एक प्रयास कर रहे हैं कि इकोनॉमी में एक फील गुड मैसेज स्प्रेड हो और ग्लूम एंड डूम की ही बात ना हो। वी शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, ये सब बातें जो हैं इस टाइम पे इस प्रकार की एकेडमिक आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है देश में लोगों का। ठीक है सिद्धार्थ, 2 खबरें अभी बची हुई हैं, हाँ, इसी से ही जुड़ी, जो ये विकास की बात है, वी शेप्ड होगी, यू शेप्ड होगी, डब्ल्यू शेप्ड भी बात हो रही है, पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी ये जुबानी जमा खर्च ज्यादा है।
खबर क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, एफएमसीजी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्जेस टू 70 to 75% एज कर्ब्स ईज। एफएमसीजी सेक्टर, और यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें जो मार्केट लीडर है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 80% तक आ गई है। नेस्ले बाकी हैं, डाबर वगैरह हैं, वो 70 से 75% आ गए। तो ये एक अच्छी खबर मिल रही है जी। एक सेक्टर में। मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं साथ में एक और खबर जोड़ रहा हूं। लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है तो दूसरी, और ये एक खबर हमने पहले भी की थी कि भाई सोनीपत का जो इलाका है, कुंडली, राय, बढ़ी, गन्नौर, यहाँ पर एमएसएमईज की बड़ी तादाद है। 20% ही अभी अपने कारखाने खोल पाए हैं। अब थाने से खबर आ रही है, थाने's MSMEs ऑपरेटिंग एट 10 to 15% कैपेसिटी। तो मतलब दो अलग अलग खबरें आ रही हैं। एक तरफ विकास की हमें रफ्तार बढ़ती दिख रही है, एक तरफ जस का तस ठप। देखिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हमें शायद थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप 2 महीने के लिए या उससे अधिक अवधि के लिए जब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो कस्टमर बाहर निकल के उन चीज़ों को अक्वायर करना चाहता है जो उसकी मोस्ट नेसेसरी हों। घी, तेल, आटा, रोटी, दूध, सब्जी तो चल ही रहा था 2 महीने में, तो इसलिए उन एसेंशियल्स को बाहर रखते हैं। मतलब बड़ी नहीं मानते आप इस बात को? आप एक उदाहरण समझिए, गर्मी का सीजन है, हर वर्ष कई लोग ऐसे हैं जो अप्रैल के मास में और मई की शुरुआत में एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं। इस बारी वो एसी और फ्रिज की खरीद नहीं हो पाई। अब कर्ब्स खुल रहे हैं तो लोग वो एसी और फ्रिज खरीदने के लिए निकल रहे होंगे, कूलर खरीदने के लिए, फैन खरीदने के लिए संभवतः निकल रहे होंगे। तो काफी माल ऑलरेडी इन कंपनीज ने बना के अपने स्टोर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में रखा हुआ था, जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से मापदंड है जिसे हमने अभी देखना चाहिए एज एनालिस्ट, वो ये है कि इन्वेंट्री कितनी यूटिलाइज हो पा रही है। क्योंकि जब इन्वेंट्री माल कंज्यूम होना शुरू होगा तभी फैक्ट्री पीछे से नया माल बनाएगी। जो आपने 1-2 उदाहरण दिए हैं, इसका संकेत ये है कि जो माल उनका बना हुआ था वो कंज्यूम होगा, नया माल बनाया जा रहा है। मैगी का उदाहरण दूं तो आपको ध्यान होगा कि इन लॉकडाउन जब स्ट्रिक्टेस्ट था तो मैगी एक ऐसी चीज थी जो मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैगी पहले दिनों में ही लोगों ने हजारों पैकेट्स की संख्या में होर्डिंग हुई मैगी की। तो मैगी बन नहीं पा रहा था, इसलिए वहां शॉर्टेज भी हुई। मैगी की डिमांड अब जब फुलफिल हो गई है तो वो फैक्ट्री अब अपनी कैपेसिटी बढ़ा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी। दिस इज अ साइकिल विच इज लिंक्ड टू एंड यूजर डिमांड। कुछ भी कर लीजिए, जब तक ग्राहक चीज नहीं करेगा, खरीदेगा, सुई से हवाई जहाज तक, तब तक इकोनॉमी नहीं चलती है। क्वेश्चन ये है कि आज ग्राहक क्या खरीद रहा है, और मेरा ये मानना है ग्राहक अपने एसेंशियल्स, रोजमर्रा की चीजें खरीद रहा है, और इक्का दुक्का कोई चीज इस प्रकार की खरीद रहा है जो उसके लिए अति आवश्यक हो। A majority of Indian consumers are not going out and spending because there is no opportunity। आज आप बंठन के कपड़े पहन के रेस्टोरेंट में कोई डिनर या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट्स का उदाहरण दिया था एक स्टोरी का, तो वो सारी वैल्यू चेन में जो इतने सारे आइटम्स कंज्यूम होते थे वो नहीं है। आप बड़ी सी गाड़ी में जाते थे, बढ़िया से चमका के, और वहां पहुंचते थे, वो सारी अब वैल्यू चेन एक प्रकार से ध्वस्त हो गई है। तो मोटी बात यह है, अभी डिमांड जब तक नहीं होगी, और डिमांड कैसे होगी? जब तक आप, मैं, हम जैसे लोग खर्च नहीं करेंगे। खर्च कब करेंगे? जेब में जब पैसा होगा। तो इस बारे में भी सरकार को सोचना होगा। वक्त निकाला, आपने एनालिसिस किया, आज संकट मोचक भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जराबी। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।